इन सेक्शंस के ऊपर हम लोग इस तरह से ये लॉन्गिट्यूडनल मेंबर्स जो रखते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्लिन। और इन पर्लिन के ऊपर क्या रखी जाती है, हमारी रूफ कवरिंग रखी जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करती है, जो रूफ कवरिंग को सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों को पर्लिन जरूर पता होना चाहिए। और ये जो बिल्कुल टॉप के ऊपर, जो बिल्कुल टॉप के ऊपर मेंबर रखा होता है लॉन्गिट्यूडनल मेंबर, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिज बोल देते हैं, या फिर रिज लाइन बोल देते हैं, या फिर रिज और एपेक्स बोल देते हैं। बिल्कुल जो टॉप वाला, जैसे ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज, अगर इस तरह से अगर आप एलिवेशन में देखो, ये क्या हो गया आप लोगों का, रिज हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ट्रस का सेक्शन हो गया। ठीक है, एंड जो ये टोटल यहां से लेकर यहां तक जो ये होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, राइज बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को आना चाहिए अच्छे से। ये डेफिनेटली इसमें से कुछ ना कुछ तो पूछा जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, मान लो ये ट्रस है, यहाँ पे आप लोगों की वॉल है जिसके ऊपर ये सपोर्ट हो रखी है, तो जो इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया, दैट इज स्पैन। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ठीक है। और मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बीच में ये वाला क्या होता है हमारा, एक ये वाला जो मेंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सैग टाइप बोलते हैं। क्योंकि स्पैन इतना ज्यादा होता है कि चांसेस क्या होते हैं कि जो ये नीचे वाला जो हमारा बॉटम कॉर्ड है, इसका सैग करने के चांसेस होते हैं नीचे, मतलब डिफ्लेक्ट करने के, नीचे सैग कर जाए। ये ना सैग करे तो बीच में हमें एक टाई बार लगाते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सैग टाई बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, सैग टाई। कि ये नीचे क्या ना करे, सैग ना करे, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सैग टाई। ठीक है, एंड आप लोगों को पर्लिन बता दिया। पर्लिन आपके किस तरह के हो सकते हैं, आप लोगों को पता है, चैनल सेक्शन पढ़ा है अभी तक? ठीक है, देखा चैनल सेक्शन आपका जो इस तरह से सेक्शन में दिखता है। ठीक है, यहाँ तो आपके चैनल सेक्शन की तरह हो सकते हैं। पर्लिन के ऊपर भी एक और मेंबर रखा जाता है। ठीक है, उसको हम लोग राफ्टर बोलते हैं। जैसे टॉप कॉर्ड है, बीच में पर्लिन आ गया, उसके ऊपर एक और रख दिया जाता है, ताकि उसको एक एकदम अच्छा फ्रेम बनाया जा सके, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्रेम बनाया जा सके। कुछ केसेस में, तो कई केसेस में आप नोटिस करोगे सीधा पर्लिन के ऊपर ही क्या रख दिए हैं, सीधा पर्लिन के ऊपर ही शीट, मतलब रूफ कवरिंग रख दी है। ठीक है, अब एक चीज आप लोगों को बतानी है, पर्लिन के बीच की स्पेसिंग, मतलब एक मिनट रुको, मैं क्लियर। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखो, अगर ये एक पर्लिन है, ये इधर रिज हो गया, अगर मानो एक और बीच में इधर पर्लिन है, तो जो इन दो पर्लिन के बीच की स्पेसिंग है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिंग ऑफ पर्लिन। ये प्लान में आपको दिखा रखा है, जब आप प्लान में देखोगे इस तरह से तो दिखेगा आपको, ये पर्लिन दिखेंगे, बीच में रिज दिखेगा, और इसको टॉप व्यू एकदम ऊपर से देखोगे तो ये रिज हो गया, ये पर्लिन हो गए ना। तो जो आपके बीच ये वाला डिस्टेंस, जो पर्लिन के बीच का डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिंग ऑफ पर्लिन बोल देते हैं। ठीक है, और ये वाला जो ट्रसेस, ट्रसेस कैसे हो गया, ये वाला सेक्शन, जैसे मान लो ये वाला, ये ट्रस हो गया, एक और यहाँ पे अगर नीचे ट्रस है, तो इनके बीच में, जैसे एक ये ट्रस हो गई, एक ये ट्रस हो गई, मान लो बीच में अभी नहीं है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, स्पेसिंग ऑफ ट्रस। अब ये आपको यहाँ पे शो कर रखा है इस तरह से, ये ट्रसेस हो गई, ट्रस का सेक्शन हो गया। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज स्पेसिंग ऑफ ट्रसेस। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए पर्लिन और स्पेसिंग ऑफ ट्रसेस क्या है। नहीं समझ आया तो बोलो, एक बार दोबारा बता देती हूँ, बोलिए, कोई है किसी को अगर दिक्कत? आ गया पक्का? अच्छा, एक और चीज मैं एक और डायग्राम से क्लियर कर देती हूँ, इसमें नहीं थी, ये मैंने किसी और बुक से वाला डायग्राम निकाला है, ये वाला देखो, यहाँ से आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। ये क्या हो गए, ये पर्लिन्स हो गए ये सारे। ठीक है, अब ये बीच वाला जो डिस्टेंस हो गया, ये कौन सी स्पेसिंग है, खुद बताइए। स्पेसिंग ऑफ पर्लिन में। बिल्कुल सही। और ये वाली स्पेसिंग, ये जैसे एक सेक्शन है ट्रस का, एक सेक्शन ये है ट्रस का, तो ये वाली स्पेसिंग क्या हो जाएगी, स्पेसिंग ऑफ ट्रस में। तो ये क्लियर है ना डिफरेंस? बाकी बच्चे यस। किसी को कोई डाउट? समीना, आस्था नहीं है क्या आज लेक्चर में? फनिश, नो डाउट मैम। काजल, परिधि, फनिश, बच्चे कोई डाउट इसमें? नो मैम। ओके, चलो मैं आगे प्रोसीड करती हूँ। हाँ, एक चीज बतानी थी,
जैसे कि क्या है, इधर देखो, ये क्या हो गया, एक ये ट्रस हो गई, एक ये ट्रस हो गई, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर जो साइड में इधर ये चीज, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, आपकी वॉल है, बीच में यहाँ पे कॉलम्स होंगे, ठीक है, स्टील सेक्शंस होंगे जो इनको सपोर्ट कर रहे होंगे ट्रस को। तो जो ये ट्रस के बीच का ये वाला जो कॉलम्स के बीच का ये वाला डिस्टेंस है, इसको क्या बोल देते हैं, बे विड्थ कॉलम। व्हाट वी कॉल इट, बे विड्थ, ठीक है, इसको बेसिकली बे विड्थ बोलते हैं। ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, इन दो के बीच का जो डिस्टेंस होगा ट्रसेस के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, बे विड्थ बोल देते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, ट्रस के नीचे आपने कई बार देखा होगा इस तरह से ये एक्सटेंडेड मेंबर्स होते हैं ट्रस के, इधर से इस तरह से, इनकी इस तरह से इनको ज्वाइन किया था ब्रेसिंग, इधर से एक्सटेंडेड, इनको हम क्या बोलते हैं, ईव स्ट्रट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ठीक है। और ये क्या होता है, कॉलम और कॉलम की यहाँ से इस तरह से दो मेंबर्स बीच में लगा के इनको सपोर्ट किया था, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रेसिंग बोलते हैं वैसे, ठीक है, इनको साइड ब्रेसिंग बोल देंगे, ठीक है, साइड में हो रखी है कॉलम्स के बीच, दीज आर कॉल्ड साइड ब्रेसिंग्स, ठीक है। ये आप लोगों को बस इनको एक एकदम स्ट्रॉन्ग फ्रेम बनाने के लिए इनके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके नेमिंग है, ठीक है। जो अभी मैंने आप लोगों को पार्ट्स दिखाए, अब वही उनकी डेफिनेशंस वगैरह है। स्पैन आप लोगों को क्लियर हो गया, स्पैन क्या था, span of roof truss is defined as the distance between center to center of supports. The span of roof truss is decided by the dimension of area to be kept free of the column. मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो भी ट्रसेस वगैरह बनाते हैं वो कहाँ पे प्रेफर करते हैं, जहाँ पे हमें बिल्कुल बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं चाहिए। तो स्पैन क्या हो गया, दिस स्पैन, ठीक है, जो आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया इधर वॉल का, ठीक है। तो कितना ये स्पैन, दिस इज बेसिकली आपका स्पैन, और ये किस पर डिपेंड करेगा कि हमें यहाँ पे कितना एरिया चाहिए, ठीक है, जिसमें कोई भी हिंड्रेंस ना हो। क्लियर है? राइज, the rise of roof is defined as a distance from the highest point to the line joining the supports. It is a vertical distance between the bottom chord and the apex. आपको पता है this is your apex point, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, हमारा राइज है, ठीक है, यही डेफिनेशन है। क्लियर है डेफिनेशन? बॉटम कॉर्ड नीचे वाला कॉर्ड और ये ऊपर वाला एपेक्स पॉइंट, दिस इज एपेक्स, इसके बीच में जो ये वाला डिस्टेंस है इसको हम क्या बोल देते हैं, राइज बोलते हैं। नेक्स्ट कम पिच। एक चीज बता दूं, पिच और स्लोप में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। पिच क्या है, द रेशियो ऑफ राइज टू द फुल स्पैन। फुल स्पैन क्या हो गया, ये वाला सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वाला पूरा फुल स्पैन, तो ये क्या हो गया राइज, ये हो गया स्पैन। पूरा स्पैन, राइज और पूरे स्पैन का, फुल स्पैन का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। वेयर द रूफ हैज टू कैरी स्नो लोड, सारा स्नो लोड इसके ऊपर कैरी होगा, इन एडिशन टू द विंड लोड। विंड लोड, स्नो लोड, ये आपका पूरा मेंबर है जो इसके ऊपर क्या होगा, पूरा लोड बियर करेगा ये, ठीक है। क्लियर है? राइज और स्पैन, स्पैन पूरा, क्योंकि अभी स्लोप में कंफ्यूजन होती है। स्लोप आपका क्या होता है, आपका ये राइज और ये इसका हाफ स्पैन। स्लोप क्या होता है, डिफाइंड एज रेशियो ऑफ राइज टू दी हाफ ऑफ द स्पैन। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? स्पैन अगर L है तो हाफ ऑफ द स्पैन कितना हो जाएगा, L/2। तो जो स्लोप है, स्लोप क्या हो गया, राइज अपॉन L/2। और अगर मैं इसकी बात करूं, पिच क्या हो जाएगा, राइज अपॉन L। तो अगर आप यहां से देखो, ये नीचे डिवीजन में ऊपर चला जाएगा 2, तो स्पैन क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ R/L। तो यहां से क्या क्लियर है कि जो स्लोप है, स्लोप इज ट्वाइस ऑफ पिच। क्लियर मैंने क्या बोला? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहां से क्लियर कि जो हमारी जो स्लोप है दैट इज ट्वाइस ऑफ पिच, ठीक है। और अगर पिच की बात करें, पिच क्या होती है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ स्लोप ऑफ 1 and 2। मतलब अगर आपका राइज और स्पैन का देखा जाए, 1 अगर राइज है तो इन 2, और इन एंगल, एंगल की अगर बात करें 26.5 डिग्री। तो बेसिकली जो ये वाला पिच की क्या हो गया, पूरी स्पैन के लिए और पूरे राइज के लिए कितना ये वाला एंगल है, दैट इज योर पिच, ठीक है। एंड जो आपका ये वाला स्लोप है, दिस राइज एंड दिस हाफ वैल्यू जो आपकी स्पैन की है, दैट इज स्लोप, ठीक है। और इतना होना चाहिए ये आपका स्लोप कि जो आपका जो भी स्नो अगर है या फिर अगर बारिश जिस एरिया में ज्यादा होती है, ऑटोमेटिकली वो हमारी जो रूफ कवरिंग है उससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, नीचे ड्रेन ऑफ हो जाए, ठीक है। इसका पर्पस ही यही है स्लोप प्रोवाइड करने का, ताकि ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, ड्रेन ऑफ हो जाए,
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों को कुछ वैल्यूज दे रखी हैं पिच और स्लोप की। आपको अभी बताया था, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि जो स्लोप होती है वो ट्वाइस ऑफ पिच होती है। अगर मैं इसको ट्वाइस करूंगी तो दिस वुड बी 1, इसका ट्वाइस करोगे 2/3, इसका ट्वाइस करोगे तो आपका 1/2, इसका ट्वाइस करोगे 2/5। तो ये आपकी क्या है, कुछ सर्टेन। और उस टाइम पे जो हमारे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इन वैल्यूज के ऊपर हमें वो दे रखी है 45 डिग्री, इस वैल्यू पे 33 डिग्री। तो दीज आर सर्टेन वैल्यूज जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो हम कंसीडर करके चलते हैं, कितनी इंक्लिनेशन पे कितना एंगल होना चाहिए। नेक्स्ट पर्लिन। पर्लिन की डेफिनेशन क्या है? द पर्लिन्स आर द स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड। ठीक है, इस तरह से अगर मैं दिखाऊं, ये पीछे भी आपकी क्या होगा, ये इस तरह से रफ साइड आएगा, तो यहाँ पे ऊपर ही क्या होगा, हमारे पर्लिन होगा। तो इनके ऊपर क्या होता है, हमारे ट्रांसवर्स लोड एक्ट करते हैं एंड रेस्ट ऑन द टॉप कॉर्ड ऑफ द रूफ ट्रस। दिस इज व्हाट, दिस इज टॉप कॉर्ड। ये रूफ ट्रस की टॉप कॉर्ड के ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं, रखे हुए होते हैं। द पर्लिन सपोर्ट द शीटिंग। और इसी पर्लिन के ऊपर हम लोग बाद में क्या रख देते हैं, जो भी आपने देखा होगा गैल्वेनाइज्ड शीट्स रख देते हैं। ठीक है, हम इनके ऊपर शीटिंग इस तरह से रख देते हैं। कई केसेस में आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टिक शीट्स जो आती हैं थोड़ी थिक, क्या बोलते हैं उसको, माइंड से वर्ड निकल गया। आप लोगों ने देखा है क्या, वो ग्रीन कलर की जो प्लास्टिक शीट्स होती है, मोटी मोटी थोड़ी थिक फाइबर शीट्स, ठीक है, उनकी भी कवरिंग कई जगह पे प्रोवाइड की होती है जहाँ पे इतना टेम्परेचर का इशू नहीं होता है। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ पर्लिन इज जनरली इक्वल टू द विड्थ ऑफ बे। आपको क्लियर हुआ विड्थ ऑफ बे क्या था? तो जो पर्लिन की लेंथ, अगर कॉलम जितने भी लगे हुए हैं तो उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, जितनी उसकी विड्थ ऑफ बे है, जो बीच में कॉलम्स के बीच की जो स्पेसिंग है, कम से कम उतना पर्लिन तो लगा होना चाहिए। बाद चाहे कॉन्टिन्यूटी में लगाओ तो पूरा स्पेसिंग हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, नहीं तो अगर बीच में शॉर्ट मेंबर्स के बीच में लगा होगा तो डिपेंड करेगा, बीच में ट्रसेस जैसे लगी हुई उनकी स्पेसिंग कितनी है, विड्थ ऑफ बे उसकी स्पेसिंग कितनी है। तो किस पे डिपेंड करेगा, अगर आप बोलोगे पर्लिन किसके ऊपर, विड्थ ऑफ बे के ऊपर और स्पेसिंग बिटवीन ट्रसेस, मतलब इन दो ट्रसेस के बीच की कितनी स्पेसिंग है, या फिर अगर ये दो ट्रसेस है तो इनके नीचे यहाँ पे जो कॉलम्स लगे हुए हैं उनके बीच की कितनी स्पेसिंग है। तो पर्लिन की लेंथ उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, द पर्लिन्स आर द हॉरिजॉन्टल बीम्स स्पैनिंग बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रसेस। अभी आपको बता दी, ये दो एडजेसेंट ट्रसेस हो गए, इनके बीच में जो ये हॉरिजॉन्टल बीम लगी हुई है इसके ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्लिन बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर है? डेफिनेशन में किसी को दिक्कत हो, लिख लोगे डेफिनेशन। अब आगे राफ्टर क्या कह रहा है, राफ्टर आर बीम्स एंड रेस्ट ऑन पर्लिन। मैंने आपको बोला हर केस में नहीं मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे टॉप कॉर्ड हो गया, ठीक है, टॉप कॉर्ड हो गया, यहाँ पे इधर ये वाली एक ट्रस हो गई, यहाँ पे हम लोगों ने क्या रखा है, पर्लिन रखे हुए हैं। पर्लिन के ऊपर दोबारा क्या रख दिए जाते हैं, इस तरह से राफ्टर रखे हुए होते हैं, ताकि एकदम इसको क्या हो जाए, एकदम सपोर्ट मिलके एकदम फिक्स मेंबर बन जाए। मैं आपको ये वाला डायग्राम से बताती हूँ। कैन यू सी दिस एलिवेशन? जैसे ये बीच में ये इन्होंने पर्लिन का सेक्शन शो कर रखा है इधर, ठीक है, ये आपका टॉप कॉर्ड हो गया। अब इस टॉप कॉर्ड के ऊपर एक और राफ्टर रखा हुआ है, ठीक है, मतलब एक और मेंबर इस तरह से प्लेस किया हुआ है। These are called rafters। और कई बार जो ये जो नीचे वाला टॉप कॉर्ड होता है इसको हम प्रिंसिपल राफ्टर पैनल बोल देते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो राफ्टर जो बिल्कुल पर्लिन के ऊपर रखा हुआ है और प्रिंसिपल राफ्टर जो बिल्कुल पर्लिन के नीचे है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, Yes, और ma'am। राफ्टर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉमन राफ्टर्स बोल देते हैं, ताकि हम प्रिंसिपल राफ्टर और इसके बीच में क्या कर रख सके, डिफरेंशिएट कर सके। राफ्टर सपोर्ट द गैल्वेनाइज्ड आयरन एंड एस्बेस्टोस सीमेंट शीट्स। अब देखो आपने पर्लिन, या तो कई केसेस में क्या होता है कि इस तरह से, अब जैसे अगर मैं बोलूं, ठीक है, कई केसेस में क्या होगा, डायरेक्ट पर्लिन के ऊपर शीट्स रख दी जाएंगी। कई केसेस में और क्या होगा, यहाँ पे टॉप कॉर्ड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ये कॉमन राफ्टर हो गया, और इसके ऊपर अब मेंबर्स लगे होंगे, शीट्स लगी होंगी। ठीक है, तो कुछ इन केसेस में क्या होगा, जहाँ पे ये कॉमन राफ्टर होगा उसके ऊपर शीटिंग प्रोवाइड होगी। क्लियर है? अब शीटिंग क्या है, द शीटिंग आर कवरिंग्स ऑफ बोर्ड्स और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। या तो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की होंगी, या फिर आपके बोर्ड्स होंगे, या फिर आप लोगों का क्या होगा, ये एस्बेस्टोस, या फिर ये
गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट होगी, इसको हम ऊपर से कवरिंग कर देते हैं प्रॉपर, और तब जाके हमारी प्रॉपर कवर्ड रूफ बनती है। अगर शीटिंग नहीं होगी तो क्या रहेगा, सिर्फ एक खाली ढांचा सा रह जाएगा ना, वो तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। एट द एंड हमें क्या चाहिए, हमें ऊपर शीटिंग भी तो प्रोवाइड करनी है ताकि पानी बर्फ जो भी है स्नोफॉल वगैरह अंदर ना आए। तो हम उसके ऊपर बाद में क्या प्रोवाइड करते हैं, शीटिंग प्रोवाइड करते हैं। शीटिंग क्लियर है क्या? इमेज दिखाऊं क्या ड्रेसेस की, अगर किसी को शीटिंग समझने में दिक्कत हो रही है तो? नो मैम। क्लियर है ना? यस मैम। बे अभी मैंने आपको दिखाया था, बे क्या था, द बे इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट ट्रसेस। बच्चे इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, एडजेसेंट ट्रसेस किस फॉर्म में, कॉलम के बीच की। अगर ये एक ट्रस है, ये एक ट्रस है, मैंने अभी डायग्राम आप लोगों को दिखाया था, तो यहाँ पे जो भी नीचे कॉलम है जो इन ट्रसेस को सपोर्ट कर रहा है, उनके बीच का बेसिकली डिस्टेंस इज सेम, तो इसमें कोई गलत भी नहीं है ट्रसेस के बीच का। लेकिन हम लोगों ने क्या बोला कि एडजेसेंट ट्रसेस के बीच की जो स्पेसिंग होती है उसको हम स्पेसिंग ऑफ ट्रस बोल देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको डिस्टिंग्विश करके लिख देना कि द कॉलम्स व्हिच आर सपोर्टिंग ट्रस, ठीक है, उनके एडजेसेंट ट्रसेस, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, बे। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। स्पेसिंग ऑफ पर्लिन, द स्पेसिंग ऑफ पर्लिन इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पर्लिन पॉइंट। ये मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ डायग्राम के थ्रू। इसमें किसी को डाउट? स्पेसिंग ऑफ पर्लिन और स्पेसिंग ऑफ ट्रस में किसी को कोई डाउट? दोबारा चाहते हो मैं दोबारा डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ? नो मैम। ओके, टाइप ऑफ रूफिंग मटेरियल एंड द स्लोप ऑफ ट्रस डिसाइड्स द स्पेसिंग ऑफ पर्लिन। किस तरह का रूफिंग मटेरियल है, स्लोप कितनी है, ये डिसाइड करेगा पर्लिन की स्पेसिंग कितनी है। ठीक है, स्पेसिंग ऑफ पर्लिन शुड बी लेस देन और इक्वल टू सेफ स्पैन ऑफ रूफ कवरिंग मटेरियल। जितना भी कोई रूफ कवरिंग मटेरियल जो भी यूज कर रहे हैं उसके लिए कितना सेफ स्पैन होना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग सेफ स्पेसिंग ऑफ पर्लिन डिसाइड करते हैं। if the roof covering material is supported on common rafter, अगर common rafter के ऊपर roof material है, then purlin must be placed at any desired spacing। क्यों, खुद बताइए। देखो, अगर क्या कह रहा है कि पर्लिन के ऊपर, अगर मान लो ये पर्लिन है, पर्लिन के ऊपर क्या कह रहा है, अगर कॉमन राफ्टर लगा हुआ है तो कह रहा है पर्लिन को जितने मर्जी स्पेसिंग में रख दो। क्यों? क्योंकि इसको एक और सपोर्ट मिल गया ना ऊपर से कॉमन राफ्टर का, जो जितनी भी डिजायर्ड स्पेसिंग होगी उस पर रख दो। लेकिन अगर डायरेक्ट पर्लिन के ऊपर रूफिंग मटेरियल, मतलब डायरेक्ट पर्लिन के ऊपर शीट्स लगाई जा रही है, रूफिंग मटेरियल लगाया जा रहा है, तो आप एक सर्टेन गाइडलाइंस के हिसाब से ही प्रोवाइड करोगे। ठीक है, अब जनरली पर्लिन की स्पेसिंग कितनी होती है, 2 मीटर से 3 मीटर के बीच में वेरी करती है। ठीक है, नेक्स्ट स्पेसिंग ऑफ ट्रस। आप लोगों का एक अभी टॉपिक भी करवाना है स्पेसिंग ऑफ ट्रस वाला, उसमें हम डिसाइड करते हैं कि स्पेसिंग ऑफ ट्रस कैसे डिसाइड करते हैं, किन चीजों पर डिपेंड करती है। पर अभी देखते हैं स्पेसिंग ऑफ ट्रस। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे एक ये ट्रस हो गई, एक ये ट्रस हो गई, एडजेसेंट ट्रस, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिंग ऑफ ट्रस बोल देते हैं। इट इज डिपेंडेंट अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड लोकल अवेलेबल कंडीशन। ठीक है, मतलब कैसी कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। पोजीशन ऑफ कॉलम कितने डिस्टेंस पे है, डोर्स, विंडोज, ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर भी हमारी स्पेसिंग ऑफ ट्रस डिपेंड करेगी। एंड इट इज डिजायरेबल टू हैव अ यूनिफॉर्म स्पेसिंग ऑफ ट्रस इन वन पोजीशन ऑफ द स्ट्रक्चर सो दैट ट्रसेस मे बी मेड आइडेंटिकल। मतलब अगर एक यहाँ पर जितनी स्पेसिंग है, अगर इसके पीछे एक और ट्रस है तो उसके बीच में भी उतनी ही स्पेसिंग होनी चाहिए ताकि आइडेंटिकल ट्रस बन सके। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे कम डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा, नहीं। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्पेसिंग बराबर चलनी चाहिए। ठीक है, रिज लाइन आप लोगों को मैंने बता दिया, द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिसेस या फिर एपेक्स और रिज इनको बोल देते हैं। बेसिकली अगर ये नंबर ऑफ ट्रसेस हैं, इनके ऊपर जो एक वो रखा जाएगा, ये लॉन्गिट्यूडनल मेंबर, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिज बोल देते हैं। बेसिकली सारे एपेक्स पॉइंट को ये एक लाइन में जोड़ रहा होता है। क्लियर है? प्रिंसिपल राफ्टर, द टॉप कॉर्ड मेंबर आर कॉल्ड प्रिंसिपल राफ्टर। जो ये वाला टॉप कॉर्ड मेंबर है, ये सारी इनके ट्रसेस के, इनको हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर बोल देते हैं। और सारे अगर इसके ऊपर लोड लग रहा है तो इन प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर जब ये लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनके ऊपर कौन सा लोड लगता है, कंप्रेसिव फोर्स लगता है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। बेटा कोई डेफिनेशन ऐसी हो जो ना क्लियर हो, पूछना चाहते हो? हाँ, एक ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैम्बर क्या होता है
rise given to the bottom central panel of the roof truss is called camber. मानो कि ये अगर आपका स्ट्रेट डिस्टेंस था, हमने क्या किया, इधर थोड़ा सा इंक्लाइन करके यहाँ पे बीच में इसके जो एक्चुअल स्ट्रेट लाइन थी उससे हमने थोड़ा सा इसको क्या ऊपर प्रोवाइड कर दिया, राइज प्रोवाइड कर दिया है. द प्रोसेस ऑफ कैम्बरिंग इज डन फॉर अपीयरेंस, अपीयरेंस के लिए किया जाता है, या फिर इन लार्ज रूम्स सीरीज ऑफ ट्रसेस आर यूज्ड वन बिहाइंड द अदर बट ट्रस विद द स्ट्रेट कॉर्ड अपीयर टू सैग. क्या होता है जब एक के पीछे एक करके ट्रसेस लगी हुई है, एक तो पहले क्या हो गया कि अपीयरेंस के लिए, दूसरा क्या हो गया कि ये मेंबर की टेंडेंसी होती है कि ये नीचे क्या कर जाता है, सैग कर जाता है. अगर सैग टाई नहीं है बीच में तो ये मेंबर सैग ना करे, तो हम इस तरह से मेंबर को लगाते हैं कि इसमें हल्का सा क्या प्रोवाइड कर देते हैं, इसकी एक्चुअल स्ट्रेट लाइन से इसको थोड़ा सा ऊपर मतलब इंक्लाइन करके ऊपर कैम्बर प्रोवाइड कर देते हैं. ठीक है, इन लार्ज रूम्स ये तो बता दिया. दीज टाइप ऑफ ट्रसेस आर स्लाइटली कॉस्टलियर, और ये इस तरह का जो काम होता है थोड़ा कॉस्टली होता है. ठीक है, देन स्ट्रेट बॉटम कॉर्ड, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेट की बजाय हम लोग यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, राइज हल्का सा प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, जनरली कैम्बर कितना होता है, 1/40 से लेकर 1/30th ऑफ द स्पैन इज गिवन टू द सेंट्रल पैनल, जो बीच में ये सेंटर वाला पैनल है वहां पे दिया जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रस की डेप्थ होती है सेंटर से वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. कैम्बर क्लियर है? यस मैम. ईव्स मैंने आपको बता दिया. ईव्स क्या थे, अभी नीचे वाले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, जो एक नीचे था वहां पे क्या था, एक्सटेंडिंग बॉटम एज ऑफ एन इंक्लाइंड रूफ सरफेस और अ पिच्ड रूफ आर नोन एज ईव्स. दे वेरी फ्रॉम 300 मीटर से लेकर 300 mm से लेकर 400 mm तक. यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया था ना, दिस वन, ये आपकी क्या हो गई, ईव्स हो गई, ये वाली. क्लियर है? जो ये नीचे एक्सटेंडेड पोर्शन है सारा ट्रस का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईव स्ट्रट बोल देते हैं. क्लियर? यस मैम. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रूफ ट्रसेस. पढ़ी है ये पहले किसी सब्जेक्ट में पढ़ी है अभी तक? भाई बोलो हाँ कि ना. नो मैम. बढ़िया भी. नो मैम. टाइप्स ऑफ रूफ ट्रसेस की बेटा अगर हम बात करें, हमारे पास ये काफी सारी टाइप्स हैं बेसिकली. अभी तो इसमें तो कुछ बता रखी है, वैसे और भी होती हैं. ठीक है, जो अभी हम इसमें देख रहे हैं वो क्या है, पहली वाली अगर मैं बात करूं, किंग पोस्ट है. ठीक है, आपका इसमें 8 मीटर लिखा है, बट आई विल से कि ये 6 मीटर से लेकर 8 मीटर तक जो होता है इसको हम किंग पोस्ट बोल देते हैं, किंग पोस्ट ट्रस. इसमें कैसे है, इस तरह से आपको एक बीच में ये टाई दिखेगी. ठीक है, यहाँ पे बीच में इस तरह से ये वाले मेंबर्स दिखेंगे, ये इंक्लाइंड मेंबर्स दिखेंगे, स्ट्रट्स दिखेंगे. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा किंग पोस्ट ट्रस. इस तरह की जो शेप होती है जो कि 6 से 8 मीटर के बीच में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, किंग पोस्ट बोलते हैं. जनरली ये आपको वुडन ट्रस में दिख जाएगी, वुड जहाँ पे वुड की बनी होगी. ठीक है, और ये वुड और स्टील के कॉम्बिनेशन से भी बनती है. स्पैन मैंने आपको बता दिया इस तरह की शेप. और आप ध्यान रखना किसकी, वुडन हो सकती है या फिर वुड और स्टील दोनों की कॉम्बिनेशन में हो सकती है. ये जनरली आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में दिखेगी. ठीक है, क्वीन पोस्ट की अगर मैं बात करूं, क्वीन पोस्ट हमारी ये आपका यहाँ इसमें भी 8 मीटर लिखा है, लेकिन मैं आपको बोलूं तो 6 से 9 मीटर के लिए. ठीक है, कितना, 6 to 9 मीटर. तो किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट में एक और ये डिफरेंस भी है, क्वीन पोस्ट जो होती है उसका स्पैन क्या होता है, ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू किंग पोस्ट. क्लियर है? ये आपकी 10 मीटर तक भी एक्सटेंडेबल होती है क्वीन पोस्ट, मतलब आप 10 मीटर तक भी इसको यूज कर सकते हो. ठीक है, और आप इसकी शेप देखो तो इधर से ये आपका इस तरह से इधर ये ड्रॉप होगा, बेसिकली ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में आप लोगों को दिखेगी, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, क्वीन पोस्ट बोल देते हैं. क्लियर है क्वीन पोस्ट और किंग पोस्ट? यस. ये है होव ट्रस. होव ट्रस ना एक साइंटिस्ट था, बेसिकली नॉट साइंटिस्ट, जिसने ये डिस्कवर की थी, मैं उसका नाम बोलूंगी. ठीक है, विलियम होव. क्या नाम था उसका, विलियम होव. उसी के नाम पे इस ट्रस का नाम रखा गया. ठीक है, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वुड और स्टील से बनती है ये वाली. ये भी होव है, ये भी होव ट्रस है. ठीक है, इसमें क्या होता है, वर्टिकल मेंबर्स हो गए, वो तो आपके टेंशन मेंबर्स हो गए. ठीक है, अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ वुड और स्टील से बने होंगे. और स्पैन की अगर मैं बात करूं बेटा, ये
6 मीटर से लेकर 30 मीटर, जनरली अगर बात करूं तो 12 से लेकर 24 मीटर तक ये प्रेफर करी जाती है। ठीक है, इसमें पैनल्स काफी सारे होते हैं, 4 से लेकर 8 पैनल्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इधर मेंबर देन इसको इस तरह से, ये आपके मैक्सिमम नंबर्स अगर आपके इसमें इंक्लूड कर दोगे तो ये कैसी हो जाएगी, होप ट्रस हो जाएगी। मतलब ये तो सिंगल पैनल के लिए होगा ना इस तरह से, फिर बाद में एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, क्लियर है, होप ट्रस नाम पे ऊपर ही है। और इनको फ्लिंक और फ्रेंच ट्रस बोलते हैं। ठीक है, ये वाली कितना कहाँ पे सूटेबल होती है, यहाँ पे लिखा हुआ 10 मीटर, बट इन जनरल अगर मैं बोलूँ 12 से 18 के बीच में भी प्रोवाइड करी जाती है ये वाली। ठीक है, ये भी अगेन स्टील की बनी हुई होती है, इकोनॉमिकल होती है थोड़ी ये वाली जो हमारी होव होती है। ठीक है, सॉरी फिंक यहाँ पे फ्रेंच, ये थोड़ी क्या होती है, इकोनॉमिकल होती है। एंड इसमें भी क्या होता है हमारा, अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स वगैरह के कॉम्बिनेशन से बनती है। और जो ये वाली होती है ट्रसेस, ये किनके नेम पे रखी गई, जिन्होंने इसकी शेप डिफाइन करी थी, एल्बर्ट फिंक। फिंक इसलिए क्योंकि उनका मतलब एल्बर्ट फिंक, तो उसी के नेम पे इसको क्या रख दिया गया, इसका नेम रख दिया गया, दैट इज फिंक ट्रस्ट, इसको बोल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली, हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर मेंबर ड्रॉप कर रहे हैं बेस के ऊपर। ठीक है, ड्रॉइंग परपेंडिकुलर टू एंड फ्रॉम सेंटर ऑफ द टॉप, मतलब यहाँ से भी परपेंडिकुलर, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप किया यहाँ, और इसके यहाँ से इसका, और बाद में इनको इंक्लाइन यहाँ पे जोड़ दिया, इस तरह से ये बने हुए हैं। सिमिलरली अगर यहाँ देखो, ये इंक्लाइन मेंबर्स, ये इंक्लाइन मेंबर्स, बेसिकली आप नोटिस करोगे इसके बीच में कोई भी सैग टाई नहीं है। ठीक है, और यहाँ से इसके इधर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखे हैं, कंप्रेसिव मेंबर्स जो भी है वो सारे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखे हैं इसके ऊपर। ठीक है, बेसिकली शेप्स के ऊपर इनके नाम दिए गए हैं। अब ये वाली देखो, ये कंपाउंड फ्रेंच ट्रस है, अगेन शेप्स के ऊपर इनका नेम है। ये 20 से 30 मीटर, ये कैम्बर्ड फ्रेंच रूफ ट्रस, अगेन 20 मीटर से लेकर 30 मीटर तक। ठीक है, और इसको फैन, ये जो फैन ट्रस हो गई, ये 10 से 15 मीटर के लिए। ठीक है, इनको प्रेफर किया जाता है। ये भी अगेन एक टाइप ऑफ फिंक ट्रस ही है हमारे पास। ठीक है, जो हमारा टॉप कॉर्ड है उसको नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्ट्स में इसको क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, वहां से इनको ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, नॉर्थ लाइट, ये वाली की अगर मैं बात करूं, ये वाली कहाँ पे प्रेफर करी जाती है, जहां पे हम लोगों को लाइटिंग अच्छी खासी चाहिए। ठीक है, मतलब देखो ना, ये वाला फेस है तो यहाँ ये वहां पे रखा जाएगा, ये वाला फेस जहाँ पे हम लोग को बेसिकली क्या चाहिए, लाइटिंग अच्छे से चाहिए, जो लाइट अच्छी से आए। ठीक है, वहां पर हम लोग ये नॉर्थ लाइट ट्रस्ट प्रेफर करते हैं। ठीक है, थोड़ी जो इसका लेआउट होता है थोड़ा अनसिमेट्रिकल लेआउट होता है, नेचुरल लाइट इस वाले केस में काफी अच्छे से आती है। ठीक है, और इसको इसी वाले को हम लोग सॉ टूथ भी बोल देते हैं कई केसेस में, SAWTOOTA, सॉ टूथ भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर नॉर्थ लाइट ट्रस्ट, तो इसका नेम है ही है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग को कहाँ पे प्रेफर करते हैं, जहाँ पे हम लोग को लाइटिंग चाहिए होती है। ठीक है, ड्राइंग रूम्स हो गए या फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में कोई और, मतलब जहाँ पे अच्छी खासी हम लोग को लाइटिंग चाहिए, हम वहां पे ये वाली ट्रस्ट प्रेफर करते हैं। जहां पर लार्ज स्पैन होता है, ठीक है, जैसे कि रेलवेज की अगर मैं बात करूं, या फिर कोई बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स की बात करें, वहां पर हम ये वाली शेप प्रेफर करते हैं। ठीक है, या फिर ये वाली जहाँ पे काफी ज्यादा लार्ज स्पैन है, ये कॉमन शेप्स है, वहां पे इनको प्रेफर किया जाता है। इस केसेस में अगर बात करें ये वाली कहाँ पे, क्योंकि इनमें क्या होता है, लाइटिंग अच्छे से एंटर कर जाती है। ठीक है, अच्छे से स्पेसिंग होती है, लाइट अच्छे से एंटर करती है, वहां पे हम इस तरह की ट्रस प्रेफर करते हैं। क्लियर है? यस यस मैम। मैम। जो अभी मैंने बोला है वही सारा इस थ्योरी में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे क्या करते हैं, टाइप ऑफ रूफ डिसाइड करते हैं। सबसे पहला स्पैन, स्पैन ऑफ द रूफ इज गवर्निंग फैक्टर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ रूफ ट्रस।
ये सबसे पहला फैक्टर है। जब भी हमें कितना स्पैन है, हम स्पैन पे ही डिसाइड करेंगे कौन सी रूफ ट्रस प्रेफर करनी है। अभी मैंने आपको नंबर ऑफ स्पैन बताया, जैसे फैन ट्रस था वो 10 से 15 मीटर के लिए सूटेबल था, तो हम फैन ट्रस प्रेफर कर लेंगे वहां पे। या फिर अगर जैसे हम बात करें काफी लार्ज स्पैन है, लार्ज स्पैन के लिए मैंने आपको शेप्स दिखाई, ठीक है। फॉर स्पैन 15 मीटर से लेकर 25 मीटर कंपाउंड फैन ट्रसेस हम प्रेफर कर सकते हैं। तो बेसिकली स्पैन कितना है, ठीक है, और कितने कॉलम्स वगैरह, ये सारी चीजें हमारा डिसाइड करेगा कि हमें स्पैन कितना प्रोवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, रेनफॉल और स्नोफॉल कितनी है। एनुअल रेनफॉल और स्नोफॉल जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हम कौन सी ट्रस प्रोवाइड करें, ठीक है। जनरली हिली एरियाज द रेनफॉल इज मोर, तो वहां पर जो भी हम प्रेफर करेंगे उसका मतलब बेसिकली स्लोप, पिच, ये सारी चीजें उससे डिसाइड होंगी, ठीक है। इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट द रूफ ट्रस विच कैन ड्रेन द वाटर क्विकली, ठीक है। जहां पे एनुअल रेनफॉल ज्यादा है, स्नोफॉल ज्यादा है, तो वहां पे हम लोग स्लोप क्या प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, ताकि आराम से वहां से क्या हो सके, इजिली ड्रेन ऑफ हो सके। क्योंकि ये जो बेसिकली अगर हम ट्रस की बात करें, ट्रस का खुद का डेड लोड क्या होता है, काफी कम होता है, लेकिन अगर उसके ऊपर स्नो इकट्ठी होती जाएगी तो उसके ऊपर डेड लोड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। हम नहीं चाहते कि वो स्नो वहीं पे पड़ी रहे, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए। तो इतनी स्लोप होनी चाहिए तो ऑटोमेटिकली जो स्नो यहाँ पे इकट्ठी हो रही है खुद ही नीचे गिर जाए, ठीक है। तो मतलब डेड वेट जो है वो डिक्रीज खुद ही हो जाए, ठीक है। अब पिच ऑफ द ट्रस, उस पर भी डिपेंड करेगा। द टाइप ऑफ रूफ ट्रस टू बी प्रोवाइडेड ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन द पिच ऑफ द ट्रस। एग्जांपल, फिंक ट्रस इज प्रोवाइडेड फॉर लार्ज पिच। जहां पर लार्ज पिच है हम वहां पे क्या प्रेफर करते हैं, फिंक ट्रस। अभी मैंने आप लोगों को फिंक ट्रस की शेप दिखाई थी, ठीक है। और होव ट्रस कहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है, जहां पे एकदम हमें स्मॉल पिच चाहिए रहती है। और अभी आपको बताया था जहां पे लाइटिंग ज्यादा चाहिए हम वहां पे कौन सी प्रेफर करते हैं, नॉर्थ लाइट ट्रस, ठीक है। द ट्रसेस इन विच द ओपनिंग fitted with the glass are facing the north direction for having maximum natural light, उनको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्थ लाइट ट्रस। और वहां पे वही प्रोवाइड करते हैं जहां पे हमें मैक्सिमम लाइटिंग चाहिए होती है, बेसिकली इंडस्ट्रियल शेड्स वगैरह में, ठीक है। रूफ कवरिंग मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा हम कैसी वो बनाना चाह रहे हैं। बेसिकली अगर कहीं पे हमें एस्बेस्टोस चाहिए, ठीक है, या फिर कहीं पे हमें गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट चाहिए, उस पर भी डिपेंड करेगा। एंड ये किस पे डिपेंड करता है कि मिनिमम राइज ऑफ द ट्रस पे डिपेंड करेगा, रूफ कवरिंग मटेरियल कैसा है, कौन सा होना चाहिए, या फिर लोकेशन कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कौन सा मटेरियल हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है। देन फैब्रिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन पे, ट्रसेस आर जनरली फैब्रिकेटेड इन द वर्कशॉप एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइट। मतलब इनकी जो शेप्स होती है वो आपकी वर्कशॉप में ही बन जाती है और उसके बाद साइट पे इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वहां पे जाके इनको क्या किया जाता है, इनको लगाया जाता है, इरेक्ट किया जाता है, ठीक है। इट इज नॉट फिजिबल टू ट्रांसपोर्ट अ वेरी डीप ट्रस। अगर कोई जो ट्रस है वो काफी डेप्थ में बनी हुई है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे ट्रस का डेप्थ है वो एक कंट्रोलिंग फैक्टर बन जाता है कि कितनी उसकी डायमेंशंस होनी चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाए। ये भी फैक्टर्स हमारे डिपेंड करते हैं कि हमें किस टाइप की ट्रस चूज करनी है, ठीक है। और सबसे आखिरी, एस्थेटिक अपीयरेंस। आर्किटेक्चरल व्यू पे देखा जाए किसको कौन सी शेप चाहिए, फ्लैट चाहिए, ठीक है, या फिर डीप ट्रसेस चाहिए। बेसिकली किस शेप, कौन सी शेप चाहिए उस पर डिपेंड करेगा कि डिजाइन में उसको कैसी रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? यस मैम। 1 मिनट बचे काफी आज के लिए, इसको प्लीज गो थ्रू करना। एक टॉपिक करवाना था आज लेकिन कोई बात नहीं, अभी टाइम बचा नहीं है, कल करवाऊंगी। इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस। इसमें से फिर हमारे पास सिर्फ 3 टॉपिक बचे हैं। एक तो स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस बचा है और एक हमें करना है कनेक्शन वाला टॉपिक। बेसिकली आपका पर्लिन और रूफ कवरिंग का कनेक्शन कैसे होगा,